ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहां भी आपको मदद मिलती है, इंटरव्यू में भी आप लोगों को मदद मिलती है। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है। तानाशाही मानसिकता की उपज था आपातकाल। जो इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, उसी की बात हो रही है। और हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 की तारीख एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर इंदिरा गांधी की सबसे ज्यादा आलोचना की जाती है तो एक ही कारण वो है, आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल। और इस दिन कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा कर लोकतंत्र को बंधक बनाने का अपराध किया गया था। कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस घटना को हमें इसलिए सदैव स्मरण रखना चाहिए ताकि फिर इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा लोकतंत्र सदैव मजबूत बना रहे। 1951-52 में देश के पहले आम चुनाव हुए और शासन की बागडोर चुनी हुई सरकार के हाथों में आई। और स्वतंत्रता, यानी कि आप देखते हैं 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए थे, स्वतंत्रता मिल गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन की कोख से निकली कांग्रेस को स्वाभाविक तौर पर शासन व्यवस्था के नेतृत्व का पहला अवसर मिला। यह वह समय था जब आप देखते हैं कि विपक्ष की स्थिति लगभग शून्य थी। विपक्ष शून्य शासन के इस दौर में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने संविधान लोकतंत्र को धाता बताते हुए अनेक मनमानियां की। और 1951-52 में नेहरू सरकार द्वारा पहला संविधान संशोधन रखा गया और जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना था। पहले आम चुनाव के बाद के 2 दशकों में विपक्ष की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। विपक्ष शून्य शासन चलाने वाली कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। विपक्ष की बढ़ती शक्ति से बौखलाई कांग्रेस को जब अपनी सत्ता की शक्ति हुई महसूस हुई तो 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल की जड़ की तरफ देखें तो इसके पीछे लोकतंत्र विरोधी सोच नजर आती है। कुशासन और भ्रष्टाचार से उपजा जन आंदोलन इंदिरा गांधी के लिए परेशानी का सबब था। और जिन घटनाक्रमों से हाईकोर्ट के आदेश ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया, उसमें वह स्वीकार नहीं कर पाई। आपातकाल की जड़ें तानाशाही की मानसिकता में होती हैं। कांग्रेस में 28 साल लगातार शासन करने के बाद अपनी डगमगाती सत्ता बचाने के लिए संविधान की मर्यादा को तार तार करते हुए आपातकाल लगा दिया। और 25 जून 1975 को कि मध्यरात्रि के बाद पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया। जनता के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए। लोकतंत्र की पहली संसद को भंग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति असंवैधानिक तरीके से करके न्यायपालिका को बंदी बना दिया गया ताकि इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता न खत्म हो, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया था चुनाव लड़ने पर। नौकरशाही को इंदिरा के व्यक्तिगत तंत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर बैन लगा दिया गया। मीडिया संस्थानों की बिजली काट दी गई। पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के गुर्गे खबरों को स्कैन करके प्रकाशित होने देते थे। आपातकाल लगते ही लोक नारायण जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन्हें यातनाएं दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS समेत अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए, RSS की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही। हिंदुत्व राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देश यह देखकर अचंभित रह गया कि इंदिरा गांधी ने निजी महत्वाकांक्षा के आगे संविधान को तिलांजलि दे दी। संविधान की का आत्मा कही जाने वाली मूल प्रस्ताव में परिवर्तन का भीषण अपराध भी आपातकाल के काले दौर में आप देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा किया गया। 1977 में के चुनाव में जनता ने आपातकाल की यातनाओं का जवाब देते हुए कांग्रेस को हार का मुंह दिखाया और इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई। इसके बावजूद कांग्रेस ने लोकतंत्र को चुनौती देना बंद नहीं किया। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राग अलापने वाली कांग्रेस को राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया मानहानि विधेयक नहीं भूलना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की मंशा से लाए गए इस बिल को उन्हें वापस लेना पड़ा था। आज जब कांग्रेस संविधान बचाने का नारा लगा रही है, तब उसे अपने इतिहास को देखना चाहिए। संविधान को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास यदि किसी ने किया तो वह कांग्रेस है।
एक खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने कई बार संविधान की भावना को कुचला। संविधान बचाने की बात करने वाले राहुल गांधी भूल जाते हैं कि उनकी दादी ने आपातकाल लगाया और पिता राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को इस पर गर्व करते हुए लोकसभा में कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा था कि यदि अगर कोई प्रधानमंत्री यह महसूस करता है कि आपातकाल आवश्यक है तो वह आपातकाल लागू नहीं करता तो वह प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। और स्पष्ट है कि कांग्रेस ने केवल आपातकाल लगाया ही नहीं, आप देखें, बल्कि उस पर गर्व भी किया। तानाशाही पर गर्व यही दर्शाता है कि कांग्रेस को परिवार और सत्ता के अलावा कुछ प्रिय नहीं है। कांग्रेस को लोकतंत्र और संविधान पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। आज जब कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है और उसके पीछे समाजवादी लोग तलखी लहराते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उनमें संविधान के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, सिर्फ सत्ता पाने की आतुरता है। ये लोग भूल जाते हैं कि समाजवादी परंपरा के राष्ट्रध्वजवाहक जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह आदि को कांग्रेस ने जेल में ठूंसा था। बेहतर होता कि समाजवादी मित्र आपातकाल की बरसी पर अपने पूर्वजों का सम्मान करते और सियासी लोभ में कांग्रेस के पिछलग्गू ना बनते। और सत्ता के लोभ और अहंकार में कांग्रेस के ने अनेक ऐसे कार्य किए जो लोकतंत्र की न्यूनतम मर्यादा को खंडित करने वाले हैं। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर दर्जनों सरकारों को आकारण बर्खास्त करना राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। इनमें से एक है, जिस पार्टी के मूल में ही लोकतंत्र रचा बसा ना हो वह देश के लोकतंत्र कैसे दे सकती है देश को। और कांग्रेस की संरचना ही वंशवाद की बुनियाद पर टिकी। यही वंशवाद कांग्रेस की तानाशाही व्यवस्था के मूल में है, जिसकी अनेक उपजों में एक आपातकाल भी है। देश में सशक्त लोकतंत्र को नेतृत्व वही पार्टी दे सकती है जिसकी आंतरिक बनावट एवं कार्यशील लोकतंत्र की बुनियाद पर आधारित है। इन मानकों पर भाजपा 100% खरी उतरती है। लोकतंत्र का अर्थ चुनाव और राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका बेहद स्वरूप जिसमें सर्व समावेशी विकास, सबको सुरक्षा, समान अवसर, समान अधिकार निहित हैं। लोकतंत्र की इसी भावना को मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों से विभिन्न नीतियों, योजनाओं के माध्यम से चरितार्थ कर रही है। लेखक केंद्रीय गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह साहब, जो आप देखते हैं ना हमारे देश के गृह मंत्री, उनके द्वारा ये लिखा गया। बीजेपी के कद्दावर नेता है। बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिए। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपनी राय आपकी मायने रखती है। और देखिए, बीजेपी के नेताओं के द्वारा लिखा गया है तो आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शत्रुता के भाव से भरी संसद, तो आप देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन ही यह स्पष्ट हो गया था कि इस बार सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तनातनी पहले से अधिक दिखेगी। और इस बार आप देखते हैं कि विपक्ष मजबूत भी है। इसका कारण भाजपा का बहुमत से दूर रह जाना है, कांग्रेस की सीटें लगभग दुगनी हो जाना है और उसके सहयोगी दलों की संख्या बल बढ़ जाना मात्र नहीं है। इसका एक अन्य कारण भाजपा और कांग्रेस के बीच का वैरभाव है, जो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बढ़ता रहा है। और विपक्ष का नेता भी इस बार आप देखते हैं मिलेगा, क्योंकि 17 और 16 में किसी भी पार्टी के पास 10% सीटें नहीं थी कि वो विपक्ष में नेता बन सके। क्या इस समय यह अपने चरम पर पहुंच गया है? ऐसा कुछ कहना इसलिए कठिन है क्योंकि अभी तो नई लोकसभा की शुरुआत ही हो रही है। 2014 के बाद जैसे कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया, वैसे ही भाजपा ने कांग्रेस को प्रमुख विपक्षी दल की तरह देखने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी दे दिया। 2019 में आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी दोबारा चुनकर सत्ता में आए तो कांग्रेस ने जहां ऐसा विरगट किया कि जनता ने फिर से गलती कर दी, वहीं भाजपा ने यह जताना शुरू कर दिया कि मोदी की लोकप्रियता के चलते कांग्रेस खत्म होने वाली है। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे इस कारण भाजपा और कांग्रेस के बीच पक्ष और विपक्ष वाले संबंध कभी पनप ही नहीं सके। अब तो इसके आसार और भी कम लग रहे हैं। यद्यपि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में केवल 99 सीटें मिली हैं, लेकिन वह ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे उसने बहुमत हासिल कर भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया, फिर किसी के कारण सत्ता से बाहर रहना पसंद किया है। देखिए, लोकसभा में 543 सीटें हैं टोटल, याद रखिएगा। कांग्रेस के हिसाब से लोकसभा चुनाव में भाजपा की नैतिक और राजनीतिक हार हुई है, लेकिन उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि यदि ऐसा कुछ है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कैसे ले ली है। कांग्रेस विशेष रूप से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति किस तरह विद्वेष से भरे हुए, इसके प्रमाण उनकी ऐसी भाषा से पहले भी मिलते रहे। मोदी डरपोक है, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने इससे खासे संतुष्ट दिखे कि बनारसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के काफिले पर किसी ने चप्पल फेंक दी। इससे उन्होंने प्रधानमंत्री के घटने राजनीतिक कद के रूप में ही नहीं बल्कि इस रूप में भी बयान किया कि लोगों में उनका डर कम होता जा रहा है। वह इस घटना को अपनी राजनीतिक जीत के रूप में मानते देखे।
और जब उनके इस बयान की आलोचना हुई तो उन्होंने कुछ घंटों बाद एक्स पर पोस्ट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह महत्वपूर्ण बात कहनी रह गई कि मोदी और उनके काफिले पर चप्पल फेंका जाना बहुत ही निंदनीय है और उनकी सुरक्षा में गंभीर चौक है। 16वीं 17वीं लोकसभा की तरह 18वीं लोकसभा में सत्ता विपक्ष के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम और तेजी से होगा। यह उस दिन भी स्पष्ट हुआ जब मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। विपक्ष ने इस समारोह का बहिष्कार करना पसंद किया। मल्लिकार्जुन खड़गे अवश्य समारोह में गए, लेकिन राज्यसभा में नेता विपक्ष के रूम में। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर चीन और पाकिस्तान तक ने तो बधाई दे दी, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। पक्ष विपक्ष के बीच का शत्रु भाव अब भी प्रकट हुआ जब सत्ता पक्ष ने नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब की नियुक्ति की। कांग्रेस ने इस नियुक्ति को यह कहकर विरोध जताया कि इस पद के लिए सबसे वरिष्ठ सांसद के शोकेस की अनदेखी की गई है। और देखिए, एक परंपरा थी, एक तरह से नियम नहीं है इस तरह का कोई, लेकिन परंपरा है कि सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और इस विरोध को निराधार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि परंपरा यही कि सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुना जाता है। भाजपा आसानी से ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मैं आप लोगों से देखिए हमेशा कहता हूं कि सब चोर चोर मौसेरे भाई है, सबकी गलती रहती है, वो भी कम नहीं है और ये भी कम नहीं है। और भाजपा आसानी से ऐसा कर सकती है। हैरानी नहीं है, इसका कारण प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विपक्षी सांसद पर भरोसा न करना रहा हो। प्रोटेम स्पीकर कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है, यह मात्र 2-3 दिन उपयोगी साबित होने वाला है, एक स्थायी पद है। इसके बाद ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि महताब की नियुक्ति के विरोध में अन्य विपक्षी सांसदों को उनके पैनल में शामिल होने से मना कर दिया। अब देखिए, एक बात और आपने देखी है, स्पीकर आप देखिए, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बातें होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि सत्ता पक्ष का रहता है और उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दे दिया जाता है, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने कांग्रेस ने ये मांग रखी और इसलिए बीजेपी ने नहीं मानी, इसलिए आप देख कांग्रेस ने भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो कोई झुकने को तैयार नहीं, कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। और आप देखिए, नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ ग्रहण के दौरान संसदों में जो अमैत्रीपूर्ण माहौल दिखा, उसमें और अधिक वृद्धि ही होने के आसार हैं। इसका एक अन्य प्रमाण लोकसभा स्पीकर के चुनाव की नौबत आना है। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि सत्ता पक्ष डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने को तैयार नहीं था। सत्ता पक्ष डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देकर उससे संबंध सुधारने की पहल कर सकता था, लेकिन यदि वह ऐसा करता तो बहुत संभव है कि कांग्रेस यह विचारित करने लगती कि विपक्ष की संख्या बल से मोदी डर गए। और मोदी सरकार इस बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है। इसके पहले भी गठबंधन सरकारें बन चुकी हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले भी किए, वह चाहे नरसिंह राव सरकार हो या अथवा वाजपेयी सरकार। ये दोनों सरकारें कई बड़े फैसले ले सकी, तो इसलिए क्योंकि तब पक्ष विपक्ष के बीच आज जैसा वैरभाव नहीं था। तब पक्ष विपक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठना आता था। आज इसकी कल्पना करना कठिन है। दोनों पक्ष दलगत हितों से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं है और इसलिए भी खराब बात यह है कि दोनों के बीच शत्रुता का भाव बढ़ता जा रहा है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। लेखक दैनिक जागरण के में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। एक बात और बताऊं आपको, आज के समय में आप देखते हैं कि कोई चुनाव हार जाता है तो वो जीतने वाले को अपना दुश्मन समझने लगता है आजकल। उस समय आप देखते हैं कि दोस्त रहते थे, चुनाव तक ठीक है, सब कुछ एक दूसरे के बारे में बोलिए, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि सब बराबर हो जाता था। सब कुछ बदलता जा रहा है। बुद्धि और विवेक, जीवन से जुड़े विभिन्न उपक्रमों का अर्थ जानना समझना बहुत आवश्यक है, जैसे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति। ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। प्रवृत्ति का अर्थ है आगे बढ़ना और कुछ सृजन करना, जबकि निवृत्ति का तात्पर्य है इसका उलट। निवृत्ति से आशय समय पर लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात वापस अपने मूल स्थान पर लौटाना। और इसी संदर्भ में कर्तव्य का अर्थ है जो कार्य हमें अवश्य करना ही चाहिए, तथा अकर्तव्य का अर्थ है कि जिस दिशा में हमें कदापि नहीं जाना चाहिए। भय का वास्तविक तात्पर्य है कि जब हम यह ज्ञात हो जाए कि किसके प्रति हमारे भय होना चाहिए, कहाँ भयभीत नहीं होना चाहिए। वस्तुतः अभय का आशयम ही भय को जन्म देता है और मुक्ति एवं बंधन का भी यही समीकरण है। यह जानना आवश्यक है कि हम किस बंधन से मुक्त हो और कौन से बंधनों को स्थिरोद्धार करें। धर्म, कर्तव्य, सेवा, लोक कल्याण, असहायों की सेवा, गौ सेवा और नित्य जप आदि के बंधन ही मुक्ति के कारक होते हैं। यदि हम इस मार्ग से स्वयं को विमुख कर लेंगे तो यह स्थिति हितकारी नहीं होगी और हमारी बुद्धि एवं विवेक हमें नाना प्रकार की दुविधाओं से बचाकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और इनमें आप देखिए, हमें उचित अनुचित का भेद होता है। ऐसा भेद कराने वाली बुद्धि ही सात्विक बुद्धि कही जाती है। जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य की यथार्थ को भी नहीं जानती तो वह राजश्री ही कही जाएगी और उसके माध्यम से आनंद की उपलब्धि
संभव नहीं है। इसी प्रकार जो लोग आप देखते हैं कि हिंसा और प्रमाद को ही सर्वत्र जानकर उसे धर्म का पर्याय मानते हैं तो उनकी बुद्धि निश्चित रूप से तामसी होती है। बुद्धि के सभी विभाग मूल रूप से काल, कर्म, स्वभाव और गुण के अधीन होते हैं। सत्संग के प्रभाव से इनके भेद जानकर व्यक्ति अपनी वास्तविक स्वरूप में अवस्थित को हो सकता है। उसके उपरांत ही परमानंद की प्राप्ति संभव है। इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए, देरी के दुष्परिणाम। तो ये अच्छा है कि जहां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से रद्द एवं स्थगित की गई परीक्षाओं को फिर से आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। एनटीए की स्थापना 2017 में की गई थी, निष्पक्ष एक तरह से परीक्षाएं करवाने के लिए। वहीं इस एजेंसी की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षाविदों से विचार विमर्श करने जा रही है। लेकिन और भी अच्छा होता यह सब बहुत पहले कर लिया जाता। और आप देखिए, यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तभी चेत जाता जब पहली बार एनटीए की किसी परीक्षा को लेकर प्रश्न खड़े हुए थे, तो संभवतः आज जो स्थिति बनी है वह नहीं बनती। केंद्र सरकार और विशेष रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को यह आभास होना चाहिए कि एनटीए की कार्यप्रणाली में खामी के चलते न केवल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा यानी नीट की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि ऐसे ही सवालों की आशंका के चलते कुछ और परीक्षाओं को अथवा स्थगित करना पड़ा। इसके चलते करीब 37 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। क्या है? बहुत बड़ी संख्या है। और आश्चर्य नहीं है कि इन छात्रों और उनके अभिभावकों के मन में सरकार के प्रति असंतोष है। जैसे केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने को लेकर समय रहते नहीं सजग हुई है, वैसे ही गलती कई राज्यों सरकारों से भी हुई है। और आप देखिए, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से आयोजित की गई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र या तो लीक हो गए हैं या उनके परिणामों को लेकर सवाल उठे हैं। कुछ ऐसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो समय पर संपन्न तो हो गई, लेकिन उनके परिणाम तय अवधि में घोषित नहीं किए गए। हैरानी नहीं है कि इन सब कारणों से हमें हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ माहौल भी बना हुआ है। और देखिए, बेरोजगार खिलाफ ही रहे हैं। और वैसे तो पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कोई ऐसा राज्य सरकार रही जिसकी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक ना हो। मैं कह रहा हूं ना, हर राज्य में आपको देखने को मिल जाएंगे। और लेकिन आप देखिए, औरों से अलग होने का दावा करने वाली भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकारों से ही यह अपेक्षित था कि वे इन मामलों पर कहीं अधिक सजगता का परिचय देती हैं। कोई नहीं जानता है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। आखिर छात्रों के हितों की रक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति उनके भरोसे को बनाए रखने के लिए अब जो कदम उठाए जा रहे हैं वे पहले क्यों नहीं उठाए जा सके। भाजपा नेतृत्व तो उनकी सरकारों को यह आभास होना चाहिए कि समय पर सही कदम ना उठाने के क्या दुष्परिणाम होते हैं। हो सकता है कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जो पहल की जा रही है उसके सार्थक परिणाम सामने आए, लेकिन प्रश्न यह है कि विभिन्न परीक्षाओं को रद्द और एवं स्थगित करने अथवा उनके परिणाम घोषित करने में देरी के कारण लाखों छात्रों को जो परेशानी उठानी पड़ी, क्या उसकी वित्त आयोग से आशाएं। ये आप देखिए, आर्टिकल 280 को बढ़ दिया ना अनुच्छेद, उसी में वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन तो हैं, लेकिन राज्य को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अपने हक के लिए हिमाचल को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और आप देखते हैं कि प्रदेश की हर सरकार राज्य के हित के लिए आवाज उठाती रही है। प्रदेश में स्थापित कई परियोजनाओं पर अन्य राज्यों का अधिकार है। क्या है? अन्य राज्यों का अधिकार है। और 16 वित्त आयोग का दल प्रदेश के प्रवास पर है। सोमवार को वित्त आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सरकार ने प्रस्तुति दी है और इसमें राज्य से जुड़ी कई मुद्दे उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सीमावर्ती राज्य है। यहाँ के सीमांत क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं व विकास आवश्यक है ताकि यहाँ से पलायन रोका जा सके। और आप देखिए, प्रदेश राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हरित आवरण को सुरक्षित रखने के लिए आप देखते हैं कि पेड़ कटान पर प्रतिबंध है। इससे राज्यों को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। भाखड़ा एवं पौंग बांध के निर्माण के कारण राज्यों की हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा। इन बांधों से हिमाचल प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जोगिंद्रनगर स्थित सानन बिजली परियोजना पर पंजाब का अधिकार है। अब उसकी लीज अवधि भी समाप्त हो गई है। इसे भी हिमाचल को सौंपा जाना चाहिए। बैठक में यह भी तर्क दिया गया कि राज्य में सड़क निर्माण एवं अन्य कार्यों में अधिक खर्च आता है। आपदा से निपटने के लिए भी राज्य को अधिक खर्च करना पड़ता है। मैदानी राज्यों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण की लागत बढ़ जाती है, लेकिन केंद्र दोनों के लिए समान बजट उपलब्ध करवाता है। इससे हिमाचल प्रदेश जैसे
पहाड़ी राज्यों को नुकसान झेलना पड़ता है। देखिए हिमाचल की बात करें तो 25 जनवरी 1971 में स्थापना हुई थी ना इसकी। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ की गवर्नर और राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर हैं या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मलबा मुक्त अंतरिक्ष का सपना। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। तो आप देखिए इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष को मलबे से मुक्त करने की अपनी महत्वाकांक्षा योजना को 2025 में शुरू करने और 2030 तक इसे हासिल करने की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य भारत द्वारा भविष्य में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यानों को मिशन पूरा करने के उपरांत सफलतापूर्वक कक्षा से बाहर निकालना और उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में नष्ट करना है। यह अभियान अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन से संबंधित है, जिससे अंतरिक्ष की स्वच्छता बनी रहेगी। विगत 21 मार्च को इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक्सफोसैट मिशन PSLV C58 अंतरिक्ष की कक्षा में किसी भी तरह का मलबा फैलाए बिना ही पृथ्वी के वायुमंडल में लौट आया था। और इस सफलता से अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन में नई प्रेरणा मिली है। मलबा न फैलाने की इसरो की प्रतिबद्धता सराहनीय है, पर इसे एक वैश्विक अभियान बनाना जरूरी है। मलबा अंतरिक्ष अभियानों के मार्ग में रुकावट पैदा करने और टकराव की स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके एक नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत की थी। और इसके बाद से ही अंतरिक्ष मिशन के क्षेत्र में दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, और जिससे विभिन्न राष्ट्रों ने अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति करने के लिए उत्सुकता जताई। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अनुसार तब से लेकर अब तक तकरीबन 6,640 रॉकेट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की जा चुकी है। इनमें से कि लगभग आप देखिए 12,540 रॉकेट आज भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं। अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण में वृद्धि के साथ अंतरिक्ष कचरे की समस्या गहराती जा रही है। और अंतरिक्ष निगरानी नेटवर्क के 2021 के अनुमान के अनुसार अंतरिक्ष में उपस्थित मलबों में 36,500 वस्तुओं का आकार 10 सेंटीमीटर से बढ़ा है। और आप देखिए 10 लाख वस्तुओं का 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक, तथा 1.30 करोड़ वस्तुओं का आकार 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच है। मलबे में रॉकेट लॉन्चिंग से जुड़ी सामग्री, निष्क्रिय उपग्रह या फिर उसके अंश, धातु इत्यादि शामिल है। अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सभी कंपनियों से अपने मिशन के खत्म होने के 25 वर्ष के भीतर अपने उपग्रहों को कक्षा से हटाने को कहा है। दुर्भाग्य की अंतरिक्ष यातायात को विनियमित करने और वहां मलबा कम करने के लिए कोई मानक कानूनी ढांचा नहीं है। उपग्रहों को लॉन्च करते समय अंतरिक्ष में इससे उत्पन्न होने वाली संभावित मलबे से बचने की नीति बनाने की दरकार है। मलबा मुक्त अंतरिक्ष का सपना सामूहिक वैश्विक सहभागिता से ही संभव है। बहरहाल इसरो ने इस दिशा में सकारात्मक पहल की है और दुनिया के सामने नजीर पेश की है। तो ये इसरो की पहल आप लोग बता सकते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देखना हुआ कर तो देख लिया करिएगा। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ इसकी PDF मिल जाती है, तो वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। समावेशी विकास के लिए जरूरी हरित तकनीक। देखिए इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए, ये आपके UPSC की डिमांड के हिसाब से के लेवल के रहते हैं। तो आप देखिए 17वीं शताब्दी में यूरोप से शुरू हुए औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन गतिविधियों का व्यापक मशीनीकरण किया। यातायात के नए साधनों ने वस्तुओं के परिवहन को आसान बनाया और जिससे वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। औद्योगिक क्रांति की सफलता के अहम कारक कोयला, पेट्रोल एवं डीजल तथा प्राकृतिक गैस से आज मानवीय जीवन के विकास को नया आयाम मिला है। और इससे आप देखेंगे इससे विनिर्माण इकाइयों की उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि भी हुई है। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेतों में मशीन की मौजूदगी ने खाद्यान्न संकट जैसी चुनौतियों का हल किया, लेकिन कृषि से लेकर कारखानों के तीव्र मशीनीकरण और जीवाश्म ईंधन के बेतहाशा उपयोग ने पर्यावरण चुनौतियों को जन्म दिया। उद्योगों के केंद्रीकरण और अनियोजित शहरीकरण परंपरागत ईंधन की असीमित दोहन ने कार्बन उत्सर्जन की दर को बढ़ाया। और आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक UNEP की बात हो रही है। इस तरह की संस्थाओं के बारे में भी याद रखा करिएगा, इनसे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। UNEP। और देखिए एक बात और आपको करना है, क्या करना है, आप लोगों को ये रिपोर्ट भी याद रखना है। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, निबंध लिख रहे हो, तो वहां आप लोग इसका उल्लेख कर सकते हैं। 5 जून 1972 में स्थापना हुई थी।
यूएनईपी की, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देखें कि इसके मुताबिक कुल कार्बन उत्सर्जन में अकेले परिवहन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 30 और 24% है। ये आंकड़े याद रखिएगा। और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 14 से 21% के प्रतिशत के बीच मानी जाती है। और बढ़ती कार्बन उत्सर्जन से आ रहे नकारात्मक बदलाव जैसे भीषण गर्मी, पिघलते ग्लेशियर, बेमौसम बरसात, सूखा, गिरते भूजल स्तर आदि की चुनौतियां हमारे रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में सुने हैं? इसके बारे में भी बता देता हूं आपको। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखिए कि विश्व बैंक द्वारा 2021 में प्रकाशित की एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन को कम करके ग्लेशियरों के पिघलने की गति धीमी की जा सकती है। इसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, निबंध में। और इससे जल संसाधनों की सुरक्षा में सुधार होगा। इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने 2018 में चेतावनी दी थी कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के वर्तमान स्तर को आधा करना होगा। यदि कार्बन उत्सर्जन की वर्तमान दर को इस दशक के अंत तक आधा कर लिया जाता है तो धरती के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पूर्व औद्योगिक काल के स्तर तक पर रोकने में मदद मिल सकती है। और इस गहराते जलवायु संकट से निपटने के लिए दुनिया भर में हरित तकनीक को अपनाया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूल नई प्रौद्योगिकियां लोगों के जीवन स्तर को से लेकर उनकी आजीविकाओं को भी नया रूप दे रहा है। और रही है ग्रीन तकनीक में, आप ग्रीन तकनीक से अर्थव्यवस्था को मजबूती, तो स्वच्छ तकनीक की आप देखिए सबसे अहम पहचान प्राकृतिक संसाधनों का समुचित और पुनर्चक्रण आधारित उपयोग है। जर्नल ऑफ बेसिक एंड इम्प्लाइड इंजीनियरिंग रिसर्च के मुताबिक ग्रीन तकनीक का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके जरिए पर्यावरण और संसाधनों को बचाने के लिए उपकरण, प्रणालियों एवं अनुप्रयोग विकसित किए जाते हैं। हरित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सोलर ऊर्जा, जैव ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस एवं बायोमास इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रौद्योगिकी अहम है। और आप देखते हैं कि हरित तकनीक के प्रसार में इंडस्ट्री 4.0 को आगे ले जाने वाली तकनीकें जैसे एआई हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, और बिग डाटा, ब्लॉकचेन, 5G, 3D पेंटिंग, रोबोटिक्स और ड्रोन भी महत्वपूर्ण सेतु हैं। हरित तकनीक की उपलब्धता नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की आत्मनिर्भरता का आधार है। भारत ने ग्लासगो में आयोजित 26वें जलवायु सम्मेलन में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये भी याद रखिए। इसे हासिल कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि भारत ने कब तक, कौन से सन तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। और ये आप देखिए, इसे हासिल करने के में अक्षय ऊर्जा से जुड़ी हरित तकनीक अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत वर्तमान में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे पायदान पर है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम विश्व के तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। अक्षय ऊर्जा की दिशा में देश के बढ़ते कदमों को हरित तकनीक की उपलब्धता ने गति दी हुई है। एक क्रम भी याद रखिएगा। फोटोवोल्टिक तकनीक से जगमग सौर ऊर्जा, तो देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने में प्रौद्योगिकी की सबसे अहम भूमिका है। सोलर फोटोवोल्टिक एक ऐसी हरित प्रौद्योगिकी है जो सूरज के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है। ये आप लोग उपाय बता सकते हैं ऊर्जा उत्पादन के। यह नवीकरणीय ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाली सबसे लोकप्रिय हरित तकनीक है। देश में सौर ऊर्जा के वाहक रूफटॉप सोलर पीवी ने न केवल कुछ खुद बिजली के लोड को पूरा करने के लिए बल्कि परंपरागत ग्रिड में अधिशेष उत्पादन को इंजेक्ट करने में भी सहायक है। ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्कूल रूफटॉप पीवी के लिए सुविधाजनक जगह है। और रूफटॉप में लगे ऑफ ग्रिड सिस्टम में सोलर पैनल के साथ बैटरी लगी होती है। पैनल से उत्पादित ऊर्जा से यह बैटरी चार्ज होती है और इससे एलईडी, पंखा, टीवी आदि चलाए जाते हैं। 2015 में भारत की पहल पर स्थापित सौर ऊर्जा गठबंधन ने सूरज की रोशनी को ऊर्जा संसाधनों में तब्दील करने से जुड़ी तकनीक की पहुंच को आसान बनाया और सरकार ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसे पीएलआई योजना से संबद्ध किया। बैटरी ऊर्जा भंडार क्षमता का विस्तार। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
को सफलतापूर्वक परिचालित किया है। यह ग्रीन तकनीक सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली का भंडार करती है। इससे देश की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं और इससे हम हर साल कई टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। परती और बंजर जमीन का अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सबसे प्रभावी हरित तकनीक बनकर सामने आई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों में भी स्थानीय स्तर पर हरित तकनीक से तैयार कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को वार्षिक प्रस्ताव में सड़क की 15% लंबाई हरित तकनीक से बनी सामग्री से सुनिश्चित करने को कहा गया। सीमेंट स्टेबलाइजेशन और आप देखते हैं कि लाइम स्टेबलाइजेशन, कोल्ड मिक्स, वेस्ट प्लास्टिक, सेल फील्ड कंक्रीट, फ्लाई एश जैसी तकनीकों से ग्रामीण भारत में सड़कें बनाई जा रही हैं। इन सड़कों को जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबद्ध किया गया है। ये आप देखिए पेयजल और स्वच्छता में हरित तकनीक। तो पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में भी हरित तकनीक सुखद परिणाम लेकर आई है। हरे पौधे और बैक्टीरियल कल्चर के संयोजन द्वारा गंदे पानी का उपचार, ऑटो क्लोरीनेशन के उपयोग से पेयजल में कीटाणु शोधन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें जनांजल, वाटर ऑन व्हील और प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर प्रमुख है। फोटोमेट्री का उपयोग करके ग्रामीण इलाकों में जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग के जरिए पानी की गुणवत्ता की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। इन हरित तकनीक से जल शोधन प्रणाली को मजबूती मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की दर को कम करने के लिए भी अलग अलग विकल्प विकसित किए जा रहे हैं और बड़े औद्योगिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने का मुख्य जरिया कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। इसमें आप देखिए उत्सर्जन स्रोतों पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना, परिवहन करना और फिर इसे भूमिगत स्थानों में भंडारण करना शामिल है। और इससे आप देखिए वायुमंडल में प्रत्यक्ष या फिर आप देखते हैं कि या अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में सहायता मिलती है। कुल मिलाकर वैश्विक अर्थतंत्र जलवायु अर्थव्यवस्था की ओर करवट ले रहा है। ऐसे समय में भारत के पास घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मोर्चों पर मौके हैं, बशर्ते हम हरित रोजगार से जुड़ी तकनीक और कौशल हासिल कर सकें। यह हरित तकनीक में शोध और निवेश बढ़ाकर ही संभव है। एक पेटेंट हासिल करने की ओर बड़े कदम। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक जलवायु संकट से निजात दिलाने में 17 ग्रीन टेक्नोलॉजी पर विकसित देशों का एकाधिकार है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोलर पीवी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस एवं बायोमास, 3D पेंटिंग, विंड एनर्जी, ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, जैव ईंधन, बिग डाटा, 5G, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन की उपलब्धता विकासशील देशों एवं छोटे देशों तक कैसे बढ़े, इस दिशा में कदम उठाने होंगे। अमेरिका और आप देखिए चीन के पास हरित तकनीक से जुड़े 70% पेटेंट हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आप देखिए वित्त वर्ष 2016-17 से 2020 से 21 के दौरान विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 91,500 पेटेंट प्रदान किए गए। इनमें से 61,186 पेटेंट हरित प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं। हरित तकनीक में कचरा प्रबंधन 63% और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन 26% पर केंद्रित पेटेंट सर्वाधिक हैं। ऊर्जा संरक्षण, परिवहन तकनीक, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कृषि और वनीकरण से जुड़े विषय भी नवनिवेश को आकर्षित कर रहे हैं। भारत सरकार ने पेटेंट आवेदन को गति देने के लिए बौद्धिक संपदा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की है और इसकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रोत्साहित करने की वजह से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत ने 40वां स्थान प्राप्त किया है। एक प्रभावी बौद्धिक संपदा अधिकारों का पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार को बढ़ावा देता है और इससे आप देखिए नवोन्वेष के हित सुरक्षित रहते हैं। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायक होता है और इससे भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने में आप देखिए मदद मिलेगी। अच्छी बात है। तो इस तरह के आर्टिकल्स मिलें, एडिटोरियल मिलें तो काफी अच्छी बात है। हारे नेताओं के लिए ग्रेस वोट की मांग, देखिए खरी खरी तंज कसा जा रहा है। बिजली सब्सिडी पर पुनर्विचार की बात हो रही है और क्योंकि आप देखते हैं कि इसका बोझ कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। पंजाब में इन दिनों धान की रुपाई का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही राज्य में गिरते भूजल स्तर को लेकर भी खूब
टन हो रहा है। किसानों को धान की फसल का हालांकि अभी तक कोई तोड़ नहीं मिला है, लेकिन इसकी खेती के कारण गिरते भूजल स्तर ने किसान वर्ग को भी अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर पानी का स्तर इसी तरह गिरता रहा तो पंजाब की धरती को रेगिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस पर चिंतन करने के लिए गत दिनों खुद किसानों ने चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक की और जिसमें विशेषज्ञों को भी बुलाया। और इस चिंतन में बैठक में भारतीय किसान यूनियन के नेता बोक सिंह मानसा ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों से बिजली बिल लेने चाहिए, नहीं तो पंजाब एक दिन रेगिस्तान बन जाएगा। अभी तक किसानी वर्ग से ऐसा कोई नेता नहीं था जिसने कभी यह कहा हो कि मुफ्त बिजली योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए। किसानों को मुफ्त बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी इस समय 10,000 करोड़ रुपए सालाना से हो गई है और मुफ्त बिजली के कारण ही धान का रुकबा हर साल बढ़ता जा रहा है और अन्य वैकल्पिक फसलें जैसे कपास, गन्ना, मक्का आदि का रकबा कम होता जा रहा है। प्रदेश में दलहन और तिलहन आदि फसलों तो लगभग खत्म हो गई हैं। और कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि जब किसानों के पास धान जैसी फसल का विकल्प है और जिसे सरकार द्वारा अच्छे मूल्य पर खरीद लिया जाता है, जिसमें बीमारी भी कम लगती है और खेती के लिए पानी मुफ्त मिलता है, तो भी उन फसलों की ओर क्यों ना जाए और जिनकी ना कि तो खरीद सुनिश्चित है और ना ही पूरी फसल बेचने के बाद इतना पैसा आ सकता है वे ठीक से अपना गुजारा कर सकें। पूर्व सिंचाई सचिव काहन सिंह पन्नू का कहना है कि पंजाब की धरती में 295 मिलियन एकड़ फीट भूजल है। इसमें से हर साल 11 MAF यानी पानी हर अतिरिक्त निकाय निकाल रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहे तो वर्ष 2039 तक हमारी स्थिति इतनी बेगट हो जाएगी कि हमें पीने के पानी भी नहीं मिलेगा। यह उस धरती की स्थिति है जिसका नाम ही पानी पर रखा हुआ है। और आप देखेंगे कि राज्य में भूजल स्तर गिरने का मुख्य कारण मुफ्त बिजली को माना जा रहा है। 1947 में पंजाब में नहरी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा था। 45% इलाके में नहरी पानी से ही सिंचाई होती थी, लेकिन जैसे ही बिजली की आमद बढ़ी किसानों ने ट्यूबवेल लगाने शुरू कर दिए और फिर नहरी सिस्टम धीरे धीरे बिखरता गया। आज केवल 27% इलाके में ही नहरी पानी से सिंचाई होती है। पानी को खेतों तक पहुंचाने वाली नहरें खत्म हो गई हैं, या फिर किसानों ने अपने खेतों में ही मिला लिया है। मुफ्त बिजली पर सब्सिडी तो गरीब किसानों के नाम दी जाती है, लेकिन इसका फायदा धनी किसान को हो रहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं उसका मिलान अगर राज्य के कृषि एवं बिजली विभाग के आंकड़ों से किया जाए तो एक हैरत भरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। आज पंजाब में आप देखिए 30,959 किसान ऐसे हैं जिनके पास 25 एकड़ या उससे अधिक जमीन है। इनको कुल सब्सिडी का आधी से कुछ ही कम हिस्सा मिलता है और इनके पास 5 या उससे ज्यादा ट्यूबवेल हैं और सभी को मुफ्त बिजली मिलती है। इस तरह 10 से 25 एकड़ जमीन वाले किसानों की संख्या 1.84 लाख है, जिनके पास 3 से लेकर 5 ट्यूबवेल, 5 से 10 एकड़ तक जमीन वाले किसानों के पास 2 से 3 ट्यूबवेल हैं। इनकी गिनती 2.96 लाख है। 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान 3.37 लाख हैं, लेकिन इनके पास औसतन एक ट्यूबवेल भी नहीं है। बड़ी गिनती में ऐसे किसान भी हैं जिनके पास ट्यूबवेल है ही नहीं है। साफ है कि इनको 10,000 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी में से 10 पैसे की सब्सिडी भी नहीं मिलती है, बल्कि अपनी सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें इन्हीं बड़े किसानों के पास जाना पड़ता है। अपने पानी के एवज में भारी मूल्य भी चुकाना पड़ता है। किसानों को पूरी तरह से निःशुल्क बिजली मिले या इसे किसी अन्य तरीके से तर्कसंगत किया जाए, इसको लेकर राज्य सरकार को अब राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। केवल किसानों को ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री को दी जा रही बिजली सब्सिडी पर भी ऐसा ही कोई फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि वहां भी बड़े उद्योग ही सब्सिडी का ज्यादा हिस्सा खा रहे हैं, जो कि वहां केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, जबकि किसानों को दी जा रही मुफ्त बिजली के कारण भूजल भी खत्म होने को है। ऐसे में वक्त आ गया है कि सरकार बिजली सब्सिडी पर पुनर्विचार करे। क्या करे? पुनर्विचार करे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दिया करिएगा। आप लोग बोला करिएगा, अधिकार है आपका बोलने का। चलिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है किसके? दैनिक जागरण के। और एक जनसत्ता का आर्टिकल भी बड़ा मुझे अच्छा लगता है, इसे भी देख लिया करिएगा। असमानता के धरातल पर महिलाएं, देख रहे हैं आप लोग? या आप लोग महिलाओं की स्थिति के बारे में जब कुछ लिख रहे होंगे वहां आप लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। ये आप देखिए, विश्व आर्थिक मंच के बारे में पढ़े हैं, इसके बारे में भी याद रखिएगा।
इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूं मैं। 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समता का अधिकार अधिनियम के तहत लैंगिक आधार पर भेदभाव न किए जाने को अनिवार्य बताया गया है, और इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं, सुरक्षा, सम्मान, विकास और भेदभाव से बचाव के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। संविधान महिलाओं को न सिर्फ समानता का अधिकार देता है, बल्कि सभी राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रावधान करने का भी निर्देश देता है। संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी जब लैंगिक अंतर रपट जारी होती है तो कुछ और भी ही सच्चाई सामने आती है। इस रिपोर्ट का उल्लेख आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, निबंध में कर सकते हैं, बता सकते हैं स्थिति के बारे में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतर रपट 2024 में 146 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है, और जबकि पिछले साल हम लोग 127वें स्थान पर थे। सोचने का विषय है कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो यह अंतर घटने की वजह बढ़ता जा रहा है। शुरुआती दौर में लेखिका मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने सामाजिक ढांचे की आलोचना करते हुए कहा था कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा से वंचित रखा गया, वे सार्वजनिक जीवन में भी अनुपस्थित रहती हैं। अतः स्त्रियों को तार्किक मनुष्य मानते हुए स्त्री पुरुष में बुनियादी समानता स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल भी स्त्री अधिकारों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध आधिपत्य के बजाय सहयोग पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा, नागरिकता तथा संपत्ति में समान अधिकार का भी समर्थन किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज की आधी आबादी होने के बावजूद महिलाएं हमेशा से मूलभूत अधिकारों से वंचित रही हैं। 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में अनेक बदलाव हुए हैं और जिन्हें नकारा नहीं जा सकता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, सार्वजनिक क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसर आदि में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। मगर यह भी तथ्य है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में भी दुगनी तिगनी वृद्धि हुई है। क्या यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की प्रगति और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की दर में कोई सकारात्मक सहसंबंध है? दरअसल महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति में समान अधिकार ऐसे पक्ष हैं जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज के सामने चुनौती को उत्पन्न किया है। सामान्य भाषा शिक्षण में जब तक अक्षरों से बनने वाले शब्दों का सिरा फल फूल आदि से जुड़ता है तो उसे सहजता से ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे शब्द महिलाओं के अधिकार और चेतना को केंद्र में रखते हैं तब उससे प्रति रुख सकारात्मक नहीं रहता है। और इससे स्पष्ट होता है कि जब तक महिलाएं दमन और आधिपत्य को स्वीकार करती हैं तब तक वे सभ्य और संस्कारी मानी जाती हैं। और जैसे ही आप देखिए अपने अधिकार या अपने विरुद्ध होने वाले दुर्व्यवहार के लिए आवाज उठाती हैं, उन पर ही उंगली उठा दी जाती है। और आप देखिए विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां आर्थिक लैंगिक समानता सबसे कम है, और यानी यहाँ अनुमानित अर्जित आय में 30% से कम लैंगिक समानता दर्ज की गई है। पिछले वर्ष 127 में से 27वें स्थान से 129वें स्थान पर गिरावट का कारण शैक्षणिक उपलब्धि और राजनीतिक सशक्तिकरण में आई कमी को माना गया है। भारत महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में 65 स्थान पर है। कितना? 65। देखिए आधी आबादी महिलाओं की है, मैं कहता हूँ आधा हिस्सेदारी उन्हें मिलना चाहिए। और देखिए महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से समाधान हो सकता है, इसका लगता है मुझे कि महिलाएं बेहतर बता सकते हैं इस पर। और स्तरम्बल भागीदारी दर के मामले में 134वें और समान काम के लिए समान वेतन के स्तर पर 120वें स्थान पर है, जो पुरुष और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है। अगर इसी गति से समानता की ओर बढ़ते रहे तो पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में लगभग 134 साल और लगेंगे, जो कि समग्र विकास की राह में बड़ी बाधा बन सकता है। देखा जाए तो महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में अंतर उदाहरण प्राचीन काल से ही मिलते हैं। समय के कालखंड में लिखी रचनाओं में भी पुरुषों और महिलाओं के जीवन में असमानता को स्थापित करने वाले कई आख्यान रचे गए हैं। महिलाओं ने हमेशा अपने अधिकार छोड़े और त्याग किया, लेकिन ऐसा उदाहरण शायद इतिहास में नहीं मिला जिसमें पुरुष ने महिलाओं के लिए कोई त्याग किया हो। इसलिए यह कहना गलत ना होगा कि लैंगिक असमानता सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि पहले महिला अपने अधिकार नहीं जानती थी, ना ही उनके विरुद्ध आवाज उठाती थी, लेकिन आज की शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला अपने अधिकारों के लिए और उनके हनन के खिलाफ आवाज उठाने लगी है। अपने प्रति हुए गलत आचरण पर चुप्पी साधने की प्रवृत्ति अब टूटने लगी है। और समाज की अनेक घटनाएं पुरुष सत्तात्मक समाज के विरोधाभासी चरित्र को उजागर करती हैं। मसलन विवाह के लिए जीवन साथी का चयन करते समय तो धर्म और जाति को बहुत महत्व दिया जाता है, और उसी तरह किसके हाथ का बना खाना है, किसके हाथ का नहीं, यह भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन महिला के साथ दुर्व्यवहार या फिर शारीरिक शोषण करते समय इनमें से किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह किस धर्म या जाति की है या किस आयु की है। ऐसा क्यों? महिलाओं के साथ हिंसा या फिर शोषण के मामलों में पवित्रता अपवित्रता के मूल
हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। अगर समाज में परिवर्तन की दर यही रहती है तो रपट के में सामने आए आंकड़ों के अनुसार महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने के लिए अभी 134 साल और लगेंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लैंगिक असमानता के कारण समाज अनेक जोखिमों से घिरा हुआ है। अब और देर करने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। स्वामी विवेकानंद उन शास्त्रों की आलोचना करते हैं जो स्त्रियों को ज्ञान प्राप्ति की अधिकारिणी नहीं मानते हों। और उनका मानना था कि देश की संपन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि स्त्री पुरुष के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। स्त्री भी उतनी ही साहसी होती है जितना कि पुरुष। इसलिए वे मानते थे कि नारी को भी योग्य, सक्षम और कामकाजी बनाना आवश्यक है, क्योंकि देश के आर्थिक विकास में दोनों के उत्तरदायित्व समान है। कहा जा सकता है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए बिना सामाजिक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं हो सकता, और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हुए बिना उनका आर्थिक सशक्तिकरण सही अर्थों में आकार नहीं ले सकता है। और इन सबको वास्तविकता के आधार धरातल पर उतारने के लिए गांधी जी के सुझाव पर अमल करना जरूरी है। समाज का सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति के हृदय परिवर्तन से ही संभव है। तो अच्छी बात है। देखिए, महिलाओं की स्थिति पर आप लोग लिख रहे हैं, तो जो समस्याएं बनी है उनके बारे में बता दिया करिएगा, उनका समाधान कैसे हो सकता है और सरकार क्या कर रही है, सरकार के प्रयास क्या है, ये भी आपको बता देना चाहिए। कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय संगठन के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की जा रही है, उसका भी उल्लेख आपको करना है। ये सब करेंगे ना तो आपका निबंध हो, फिर चाहे आंसर हो, यानी कि उत्तर हो, बड़ा प्रभावकारी रहेगा, वजन रहेगा आपके आंसर में, निबंध में। और जब वजन रहेगा तो आप सभी जानते हैं कि नंबर भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेंगे। तो इस तरह से आपके संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।